बुलेटिन में सबसे पहले राजस्थान की खबरें, जिसके लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया आकांक्षा। हमारे खास सेगमेंट में दर्शकों का स्वागत है और इस सेगमेंट में हम आपको खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में, या यूं कहें कि अखबारों के झरोखे से, और आपको बताते हैं किस अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है। सबसे पहले हम उठा रहे हैं दैनिक भास्कर की खबर, और ये खबर खास तौर से 12वीं के जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आज आपका रिजल्ट आ रहा है, जी हाँ, 4 बजे रिजल्ट आएगा, और इस बात की खुद जानकारी जो दी है वो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है। उनका कहना है कि 4 बजे ये रिजल्ट आना है। 5 मार्च को हालांकि 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई थी, लेकिन हुआ क्या कि कोरोना आ गया, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा 1-1.5 महीने, और इस वजह से जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया, और उसे अब 18 और 19 जून को पूरा कर लिया गया है। रिजल्ट भी तैयार है, और अब इंतजार तमाम स्टूडेंट्स को होगा जो अपना रिजल्ट देख सकेंगे। आपको वेबसाइट हम बता देते हैं कि वो वेबसाइट कौन सी है जिस पर आप देख पाएंगे, www.rajedu.board.rajasthan.gov.in। इस पर आपका रिजल्ट आएगा 4 बजे। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी आपके लिए, और अब रुक करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, जो कि हमने पत्रिका से ली है। जैसा कि आपको बताया हमने कि पंचायत का जो चुनाव है वो चल रहा है। चौथे चरण का चुनाव अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है, इसके साथ ही निकाय चुनाव भी होने हैं, और ये माना जा रहा है कि कोरोना के जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग समझ नहीं पा रहा है कि चौथे चरण का चुनाव और ये जो निकाय चुनाव है उनको कब पूरा कराया जाए। इसको लेकर अब 10 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई गई है, महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, और इस मीटिंग में तमाम अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी साथ में होंगे। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग से, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उससे रिपोर्ट मांगी गई है कि अभी कोरोना को लेकर स्थिति क्या है और कितनी आगे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन हालातों को लेकर क्या चुनाव कराया जाना संभव हो पाएगा या नहीं। वैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जो विधायक हैं, वो भी ये मानते हैं कि थोड़ा डिले जो हो रहा है चुनाव कराने में वो ठीक है, कोरोना है, और इसको आप और बढ़ा सकते हैं। उनका कहना है कि दिसंबर में ले जाइए, यानी कि जो ईयर है उसके लास्ट में आप कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सभी अच्छी तरीके से अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। लेकिन 129 जो निकाय हैं उनका जो कार्यकाल है वो अगस्त में पूरा हो रहा है। अगस्त के लास्ट तक अब ये माना जा रहा है कि चुनाव कराने की संभावना है, लेकिन वो कैसी होगी इसको लेकर रूपरेखा अब राज्य निर्वाचन आयोग तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके प्रमुखों के साथ मीटिंग में ये फैसला लेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, और जैसा लॉकडाउन जब था तो किसी तरह के कोई क्राइम भी आप नहीं सुन रहे थे, क्राइम में भी गिरावट आई थी, लेकिन जब अनलॉक हुआ तो अब धीरे धीरे क्राइम की भी खबरें बहुत ज्यादा आने लगी हैं। ऐसी एक खबर आई है अलवर से। अलवर के पास एक कस्बा है बांसुर नाम का, और वहां पर दिन दहाड़े जो मार्केट था वहां पर गोलियां चली हैं, और करीब 2 दर्जन जो लोग थे 3 वाहनों से भरकर आए। वहां पर एक प्लॉट है, उसको लेकर ये तनातनी हुई। उस घर में एक फैमिली रहती है वकील की, और उनका कहना है कि हम लोग जब यहां पर रह रहे थे तो वो जो बदमाश आए थे उन्होंने इस मकसद के साथ वहां पर धावा बोला कि इस प्लॉट पर हमें कब्जा करना है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन कई जो आसपास के लोग थे उन्होंने चुपचाप अपना वीडियो बनाया, घर में डुबके रहे, और उनका कहना है कि यहां पर फायरिंग हुई है। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में हम कार्रवाई करेंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं, और ये खबर जो है वो भी एक तरह के अपराध से ही जुड़ी हुई है, यौन शोषण से जुड़ी हुई है। जो सीआईएसएफ बटालियन है उससे जुड़ा ये मामला है। महिला इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने कमांडेंट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो कमांडेंट थे वो अपने ऑफिस में मुझे बुलाया करते थे, वहां पर सबसे पहले उन्होंने छेड़खानी की, और उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेलिंग कर यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला काफी महीनों से चल रहा था। उनका कहना था कि 10 महीने से मैं लगातार जो उच्च अधिकारी हैं उनसे शिकायतें कर रही थी, इस कमांडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसीलिए फिर मैंने कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट के जरिए अब एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि जो कमांडेंट आरोपी है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। अगली खबर का हम रुख करते हैं, हमने दैनिक भास्कर से ली है, और मानसून एक्टिव हो चुका है राजस्थान में। हालांकि 15 दिन पहले ही आ चुका था मानसून। अभी जो जयपुर का हाल आप देख रहे हैं, तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आपको समझ में नहीं आएगा कि वाकई क्या ये सड़क है या नदी है। जी हाँ, जो सड़कें हैं वो सिर्फ 2.5 घंटे की बारिश में लबालब भर गई, और इसके पीछे कई बार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मानसून आता है उससे पहले
ये दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, ये प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है नाले नालियों को साफ कर रहे हैं और उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये जो दावे हैं एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आगे 13 जुलाई तक ऐसे ही रिमझिम बारिश यानी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो गर्मी से आपको राहत जरूर मिलेगी आने वाले दिन में भी। आखिरी खबर का हम रुख कर रहे हैं और ये तेंदुआ, जी हाँ, कई बार आपने देखा है कि रिहायशी इलाके में अचानक तेंदुए आ जाते हैं और ऐसा ही हुआ है जयपुर में। राजधानी जयपुर का जो इलाका है जगतपुरा, वहां पर पाम कोच कॉलोनी में अचानक सुबह सुबह ये तेंदुआ दिखा, लोग काफी डर गए। हालांकि वन विभाग का कहना है कि इससे सटा हुआ है जंगल और इस वजह से कई बार इस तरह से तेंदुए कॉलोनी में आ जाते हैं और शिकार के पर्पज से ही आए थे, कुत्ते का शिकार करने के लिए ये बाघ आया था। हालांकि वन विभाग अब इसे पकड़कर वापस जंगल में छोड़ चुका है। तो ये थी तमाम राजस्थान से जुड़ी हुई खबरें। शुक्रिया मनु, इन तमाम खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के बीच निजी स्कूलों में फीस जमा करने के मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए कहा कि 30 जून तक स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश को अब बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल खुलने तक फीस नहीं जमा करानी होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए थे। फीस जमा नहीं होने पर निजी स्कूल विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में मौजूदा स्थिति में 31 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बाद में कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने पर फैसला होगा। राजस्थान सरकार का ये फैसला उन अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो महंगे स्कूलों की भारी भरकम फीस से परेशान है, लेकिन इससे उन स्कूलों की दिक्कतें और बढ़ सकती है जिनमें कम आय वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं और जो कम फीस लेते हैं या जिन्हें कमाई नहीं बल्कि समाज सेवा के इरादे से चलाया जाता है। कम संसाधनों में चलने वाले ऐसे स्कूल लॉकडाउन की वजह से पहले ही परेशान हैं और अब ये फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गई है मानव भारती सेकेंडरी स्कूल की सेक्रेटरी कनुप्रिया गोयल, जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात करें। कनुप्रिया जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। राजस्थान सरकार का जो फैसला आया कि निजी स्कूल जब तक दोबारा खुल नहीं जाते तब तक वो फीस नहीं ले सकते। आप खुद एक स्कूल चलाती हैं जो कि उतनी मोटी फीस नहीं लेता है जितना कि बड़े स्कूल लेते हैं, तो इस फैसले को आप कैसे देखती हैं और क्या कुछ परेशानियां इस फैसले के बाद आपको अब उनका सामना करना पड़ेगा? मार्च तक हम लोगों ने अपने परमानेंट स्टाफ को किसी तरीके से जो भी तब तक भी एक्चुअली फीस वो ढंग से नहीं आ रही थी, क्योंकि मार्च में भी 16 के बाद से लॉकडाउन जैसी स्थिति ही शुरू हो चुकी थी। तो मार्च तक हमने पेमेंट किया था अपने परमानेंट स्टाफ को भी और टेम्पररी स्टाफ को भी, और उसके बाद से जो है हमें लगातार मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि हमारे पास फीस बिल्कुल नहीं आई है। जी, कनुप्रिया जी आपको बोल रहे थे कि हम आपको जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो अब हम सोचे थे कि फीस आए तो हम अपने स्टाफ को पेमेंट करें, लेकिन अब ये अध्यादेश आ गया है तो ये है कि अब हम स्कूल खुलने का इंतजार करेंगे। जब हमारे पास फीसें आएंगी उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि कितनी फीस आती है कितनी नहीं आती है, क्योंकि जो छोटे गांवों में जो होते हैं वो लोग अक्सर, अब हमारे सामने ये मुश्किलें आएंगी कि हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको हमें फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया है। ऑनलाइन क्लास हम ले नहीं सकते क्योंकि गांवों के अंदर व्हाट्सएप नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हम क्लासेस भी नहीं लगा सकते जिसके नाम पर हम उनसे फीस लें। तो हमको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि फीस आपको हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्टाफ को पेमेंट करना है। तो मुश्किलें तो हमारे सामने हैं। जी, कनुप्रिया जी, जिस तरह से आपने बताया कि स्टाफ की पेमेंट्स हो गई और तमाम जो आपके खर्चे हैं वो आगे भी आपको करने पड़ेंगे, तो क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद आपको या आप जैसे स्कूलों को प्रोवाइड कराई गई है? ऐसी कोई मदद अभी तक तो हमें नहीं मिली है। यदि सरकार की तरफ से हमें यदि मदद मिलती है तो ये
बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हम अपने स्कूल को चला सके। अदरवाइज पुराने फंड पे हम कितने टाइम तक अपने स्कूल को रन कर सकेंगे, क्योंकि ये समस्या तो अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। बीकानेर के अंदर भी अब कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब बिल्कुल मरीज नहीं थे तब लॉकडाउन हो गया, तो अब सरकार क्या कदम उठाएगी, अब कैसे स्कूल खोलेगी, वो समस्या तो है। यदि सरकार हम जैसे स्कूलों की मदद करती है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। जी कनुप्रिया जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि क्या अब जब सरकार ने ये फैसला दे दिया है तो इसके बाद आप लोग क्या कदम उठाएंगे? क्या आप लोग सरकार से या किसी प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी बहुत राहत इस पूरे जो समय है इस दौरान आपको मिलनी चाहिए? राहत तो हमें सरकार राहत तो क्या देगी, हमको आर्थिक मदद की जरूरत है। तो अपने लेवल पे कुछ जो शिक्षा अधिकारी हैं, हम सोच रहे हैं कि उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि भाई हमें अपने स्टाफ के पेमेंट के लिए फंड कहाँ से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं तो सरकार से हम किस प्रकार से कुछ आर्थिक सहायता ले सकते हैं। जी कनुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान के दूदू से किसान दिल्ली आ रहे हैं। ये किसान केंद्र सरकार की फसल खरीद नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 26 लाख टन में से महज 6 लाख टन चने की खरीद की है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के नारे के खिलाफ है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल पड़ी है और केंद्र सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान के पास क्या उपाय है? सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार सदा कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी गारंटी है, तो उनकी गारंटी को पूरा करे। केंद्र सरकार की गारंटी को पूरा कराने के लिए किसानों को सावन के महीने में खेत छोड़कर सड़क पर आना पड़े, किसान तब तक डटा रहेगा जब तक उसकी चने की तुलाई की बात नहीं होती। किसान पीछे नहीं हटेगा, हमारा कूच चालू रहेगा। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर लाइव। रामस्वरूप, तो किसानों ने जो है मोर्चा खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ चना खरीद को लेकर, अब वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे। कहां तक ये काफिला पहुंचा है और चना खरीद के अलावा क्या और भी कुछ मांगे इन किसानों की हैं सरकार से? देखिए, किसान महापंचायत के बेनर तले ये पूरा आंदोलन हो रहा है और किसान ये चाहते हैं कि जितने भी उनकी चना की फसल पैदा हुई है, उपज हुई है, उसकी पूरी खरीद समर्थन मूल्य पे करे। किसान महापंचायत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामपाल जाट, उन्होंने उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ और ये दूदू से चल के जयपुर तक पहुंच चुका है। और आज सुबह 6 बजे इनको दिल्ली कूच करना था, लेकिन पुलिस ने इनको बगरू के पास में जो महिला कस्बा है वहां पर रोक दिया है। अभी वो महिला कस्बे के पास में किसान रुके हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर उनके पास है, कईयों में जो चना भरा हुआ है वो लेकर वो रवाना हुए हैं कि हमारे पास इतना चना है, हम बेचें कहाँ, क्योंकि सरकार जो है 25% उपज को ही खरीदती है, बाकी को नहीं खरीद रही है। ऐसे में किसानों को कहना है कि अब वो यदि बाजार में अलग से मंडी में बेचे तो प्रति क्विंटल उन्हें 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। तो वो इतने चने का क्या करे, इतना बड़ा नुकसान वो क्यों उठाए जब वो देश की में इतनी बड़ी रामस्वरूप, आपको यहाँ पे रोकूंगी। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी भी जुड़ गए। रामपाल जाट जी, तो किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप सभी लोग क्या कुछ मांगे आपकी है, क्या डिमांड्स आपकी मुख्य तौर पे केंद्र सरकार की से हैं? आकांक्षा, हमारी बहुत छोटी डिमांड है कि जो चना अब तक सरकार ने खरीदा नहीं, 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन उसको सरकार खरीदे। और ये राजस्थान में बचता है 20,70,000 टन। यदि ये बाजार में बेचेंगे तो यदि 1000 रुपए से भी कैलकुलेट करें तो किसानों को घाटा होगा 2000 करोड़ से अधिक का। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार इसका दाना दाना खरीदे। और इसके पीछे हमारा लॉजिक यह है, भारत सरकार ने संसद में जो घोषणा की है, उन्होंने कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य ये हमारा गारंटेड मूल्य है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आपकी गारंटी है ना, तो आपकी गारंटी की पालना करो, उसको पूरी करो। तो आपने ये जो कैप लगा दिया 25% पे, ये आपकी गारंटी के अगेंस्ट है, इसलिए इसको आप हटाओ। और ये भी आपको जानकारी आपने चलाया भी है
कि यहाँ जो राज्यों ने पत्र लिखा है, राजस्थान राज्य ने लिखा है, यहाँ ऑनरेबल सीएम ने, बाकी से ऑनरेबल सीएम ने लिखा कि भाई इसको कम से कम 25 को हटाकर 50% करो, लेकिन केंद्र ने उसको भी कंसीडर अब तक नहीं किया और यहाँ तो अभी उत्तर भी नहीं आया कि वो क्यों नहीं कर रहे। इसलिए किसानों का चना जो बच गया वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जिससे किसानों को 1 क्विंटल पर 1000 से लेकर 1200 रुपए तक घाटा नहीं उठाना पड़े। तो ये एक तरफ हमारे राजस्थान में टिड्डियों की मार, डीजल बढ़ोतरी का किसानों पर भार और कोरोना का कहर, इन सब में सरकार को खड़ा होना चाहिए था किसानों के साथ, लेकिन अभी सरकार किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। इस कारण से किसानों को अपनी खेती छोड़कर, ये हमारा खेती का समय है, सावन का महीना है, बिजाई का काम चल रहा है, तो भी सब किसान अपना सारा काम छोड़कर खेती का अपने चनों की लड़ाई के लिए अपने सत्याग्रह के रूप में सब सड़क पर है और सब कष्ट में हैं, सब दुखी हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, भीग रहे हैं, सोने को कई स्थान नहीं है। रामपाल जी, ये जो एमएसपी की परेशानी है, किसान लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर इससे पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, महापड़ाव भी लगा है, दिल्ली कई बार किसानों ने कूच किया है एमएसपी की परेशानी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो एमएसपी बोलती तो है, वो किसानों को मिलती नहीं है। तो क्या जो एक परमानेंट सोल्यूशन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, क्या केंद्र के लिए किसान प्रायोरिटी नहीं है? आकांक्षा, एक राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका चल रही है इसी विषय को लेकर। वहां राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को ये सलाह दी गई राजस्थान सरकार की रिकमेंडेशन पे कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर क्रय विक्रय को अपराध की श्रेणी में ले आए। यदि अपराध की श्रेणी में आ जाएगा तो अपना आप ही जो अनाज है वो एमएसपी से ऊपर ही बिकेगा, नीचे बिक ही नहीं सकता। दूसरा, कृषि उपज मंडी जो कानून है राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है और भी अन्य प्रांतों का है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है जिस भी उपज का न्यूनतम समर्थन तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को सरकार की तरफ से दिया गया उस पर खरीद हो, ये आपकी मुख्य मांग है जिसको लेकर आप लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।